एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं फिर से लेकर आया आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि हमारे मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए सीओटी के एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिएगा। एग्जाम देने के बाद बिल्कुल आप लोग इधर उधर घूमना नहीं है। अगर आप चाहते हैं सर हमें आगे पढ़ाई जारी रखना है तो आप लोगों को एक पेपर का एग्जाम देना होगा जिसका नाम है CUET पेपर। अब CUET क्या होती है इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहां से आती है, कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, याद रखिए कितना रजिस्ट्रेशन फी है, रजिस्ट्रेशन कब से होगी, सारा चीज मैं भरपूर तरीके से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हमारी टीम ने आप लोगों के लिए 180 प्लस क्वेश्चन MCQ तैयार किए हैं। मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि एग्जाम हॉल घुसने से पहले 180 क्वेश्चन जो तैयार किए हैं 26 फरवरी के रिगार्डिंग एक बार अच्छी तरह से एक बार उनको देख लीजिए। ये तो हम लोग देख रहे हैं सेट 1, इस तरह से आप लोगों को सेम टू सेम आपका थंबनेल रहेगी। बस आप लोगों के यहाँ पे सेट 1 की जगह सेट 2, सेट 3, सेट 4 रहेगी, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं तो मेरा भाई आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सिर्फ आप ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते जब तक आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं करेंगे। और हम यकीन के साथ कहते हैं मेरे भाई कि अगर आप पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं और हमारे क्लास जो अभी हम लोग चल रहे हैं अगर इस सब क्लास को अच्छी ढंग से देख लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से आपको देखना है और पहला ही क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक नहीं हजारों स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर नाराजगी जताए हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि चीन होगी। बिल्कुल गलत बात है। इसका राइट आंसर क्या होगी? भारत। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर कोई है वह है भारत। अब आप लोग NCERT देखकर ये ना सोचे कि सर चीन दिया हुआ है। अगर NCERT अगर अपडेट नहीं होगी 10 साल तक तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उसका आंसर नहीं होगी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कौन सी घटना घट रही है इसी को लेकर आप लोगों को चलना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नगर अगर कोई है तो याद रखिएगा मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए मुंबई। क्या होना चाहिए मेरे भाई? मुंबई होना चाहिए। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबड़ है, ये देखने में लग रहा है सर ये तो हम लोगों का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो बिल्कुल ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को संविधान के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। और हम लोग देखने वाले हैं कि जो आप लोगों का संविधान की जो खूबसूरती है 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को सारा चीज को बेहतरीन तरीके से देखना है। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है तो बताएंगे सर, याद रखिएगा रोपण कृषि। क्या हो जाएगी? रोपण कृषि। ज्योग्राफी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दिल से वादा कीजिए 30 में से 30 लाकर दिखाना है, ठीक ना। निम्नलिखित देशों में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? इसमें हमको बताना है न्यूनतम जन्म दर कहां पे पाए जाते हैं? जापान में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है, नहीं तो लैटविया होगी। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? ध्वनि की माप की इकाई डेसिबल है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्व का व्यस्त जलमार्ग क्या है? आपको यहाँ पे बताना है विश्व का व्यस्त जलमार्ग जो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगी? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं ले चलूं आपको तो उत्तरी अटलांटिक महासागर होगी, ठीक है। समुद्र मतलब। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से किस संगठन का स्थापना किया गया था? किस संगठन को बनाया गया था? मैं चीख के आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। नाटो 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 पढ़ा या नहीं मेरे? याद रखिएगा नाटो का मुख्यालय कहां पे है? ब्रुसेल में। नाटो का पूरा नाम एग्जाम में कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुई है? जो जर्मनी का एकीकरण है इसमें आपसे पूछा गया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुई थी? 1990 में। कब हुई थी मेरे भाई? 1990 इसका क्षेत्र हो जाएगी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण। जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई शेयर कीजिएगा क्योंकि 180 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोगों को देखना है। साथ ही साथ जैसे क्लास खत्म होगी इसमें आपको बताना है कि आपने 42 या मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा इसमें आप कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? वह है
लेकिन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं, जो मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया था? याद रखिएगा 1988 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही हो जाएगी। कभी देखिए ना, कभी आपका आएगा प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो कभी चीन आ रहा है, तो कभी याद रखिएगा कभी आपका 1988 में क्या आ रहा है? मित्रता पूर्वक बनाया गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेके चलना है। लेकिन देखिए मेरे आप बात करूं आप लोगों का 1954 में भी ना भारत, याद रखिएगा जब शिमला समझौता हो रही थी, सॉरी आपका पंचशील समझौता, उस समय में भी भारत के जब आजाद हुई थी उस समय कोई अगर सपोर्ट कर रही थी वो है चीन। तो यहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन एक जो है ना यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना चाहिए कौन से ईयर नहीं होना चाहिए, तो 1962 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तिब्बत को लेकर। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्ताना, तो 1988 में भी हुआ था, 2006 में भी दोस्ताना हुआ था, और 1954 में भी दोस्ताना संबंध रखा गया था। 1954 में शिमला समझौता हुई थी, ठीक उसी समय भारत और चीन 5 सिद्धांत पर अपने राय को जताए थे, अपने आप को बताए थे कि इन 5 सिद्धांतों का हम लोग दोनों देश पालन करेंगे। इस तरह से मित्रता पूर्वक बढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस को हम लोग मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून, इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पाकिस्तान और भारत। अब सभी को अच्छी तरह से पता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते 40। शिमला समझौता जब 3 जुलाई 1972 को हुई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताएंगे सर, भारत के प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो 15 है, इसमें पूछा गया है इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्तक्षेप किए थे? जो इंदिरा गांधी जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने किस समझौते पर हस्तक्षेप किए थे? तो 1972 का शिमला समझौता। क्या हो जाएगी मेरे भाई? 1972 का शिमला समझौता। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों से संबंधित है? सिंधु नदी जल विवाद अगर जो देश का नाम पूछा गया है तो भारत और पाकिस्तान है। और हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा किसमें? मोहनजोदाड़ो के टॉपिक में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 17 नंबर के बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी क्या? उत्तराखंड। क्या हो जाएगी? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो नीति का आरंभ किया था? पूरब की ओर देखो, क्या नीति का नाम क्या था? पूरब की ओर देखो नीति का जो नाम था मेरे भाई, ये किसने शुरू किया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर नरसिंहम राव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का विचार अगर दिया था वो व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण। क्या था मेरे दोस्त? जयप्रकाश नारायण। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 के बोडोलैंड स्वायत्ता सामी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी आसाम। आप सोचते होंगे सर ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगी, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आते सर अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच निम्नलिखित में से किस देश ने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग यूएसए, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा नोटिस करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई क्लास 11 में है जो अभी क्लास 12 में जस्ट जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। जो आप लोगों का घर के आसपास में जिनको जो भी स्टूडेंट्स है क्लास 11 में जो अभी क्लास 12 में जस्ट जाने वाले हैं, उन लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दे और बताएं उन लोगों को कि 399 रुपये में क्लास 12 की आप भरपूर तरीके से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलेगी। जितना ज़्यादा हो सके अपने घर के अड़ोस पड़ोस यार तो रिलेशनशिप में या तो आपका छोटे भाई बहन होगी, उन लोगों को जरूर इन्फॉर्म करें। 1 अप्रैल बोल दीजिए उन लोगों को कि भूले नहीं, 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और दोनों टाइम क्लास चलेगी। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो क्लास था मेरे भाई, यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2025 का सेशन का, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को फोकस करना पड़ता है आपका थ्योरी लेक्चर पे। अगर थ्योरी लेक्चर पर फोकस नहीं करेंगे, अब स्टूडेंट्स सोचेंगे कि मैं शर्मा के इस पेपर, वर्मा के इस पेपर से पढ़ लूंगा और एग्जाम में जाकर अच्छा मार्क्स ला सकूं, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, जो आप लोग अच्छी तरह से झेल रहे होंगे, है ना।
तो एक बार जरूर इन लोगों को इन्फॉर्म कर दे। नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय रहा? 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगी? जम्मू एंड कश्मीर। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा 7 बहनों में 7 गो राज्य शामिल है और सारा का सारा राज्य पूरब की तरफ जो आती है। याद रखिएगा वहाँ ये जो राज्य है मेरे भाई, याद रखिए ये जो राज्य है यहाँ पे, इसी राज्य को कहा जाता है पूरब के जो 7 राज्य है उसको हम लोग 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग किस प्रदेश में की गई थी? तो बताएंगे सर 24 का बिल्कुल सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी 25 का। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? जो क्वेश्चन है तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है मेरे दोस्त? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश। संविधान के किस भाग में 22 भारत के जो संविधान है ना उसकी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषा का उल्लेख किया गया है? जब भी भाषा के बारे में बात करें तो बताएंगे सर 8वीं अनुसूची। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी। क्वेश्चन है सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो बहुत सिंपल है, एक छोटे छोटे बच्चे को भी ये क्वेश्चन का आंसर पता है, तो सभी को पता होगा हिंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगी। शेयर कीजिए, एक बार जरूर शेयर कीजिए मेरे दोस्त जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? भाषा के आधार पर सबसे पहले अगर कोई राज्य की स्थापना हुई थी वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब हुई थी मेरे दोस्त? याद रखिएगा 1953 में। कौन से समिति के तहत? फजल अली संगठन, सॉरी संगठन का नाम पूछा जाएगा फजल अली संगठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 29 किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? कौन सा भाषा था? तो बताएगा सर 29 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु भाषा। याद रखिएगा कौन सा भाषा? तेलुगु भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगी। गोवा भारत का राज्य कब बना? जो गोवा है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो बताएंगे सर 30 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए 1987। क्या हो जाएगी? 1987 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किए थे? भारत में अगर सफल परमाणु परीक्षण आपसे पूछा जाएगा तो 1900 याद रखिएगा 74 में हुआ था। 32 पे आते हैं सर भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो दूसरा पूछा जाएगा तो आपको 1998 में बताना, और ये किसने किया था? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत ने किस संधि पर हस्तक्षेप किए? भारत ने किस संधि पर हस्तक्षेप किए थे? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्तक्षेप नहीं किए थे? मैंने अभी जस्ट बताया था भारत था। अगला क्वेश्चन पे दक्षेश में कितने देश शामिल? मेरे भाई जो 35 क्वेश्चन है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं बता दूं इसके बारे में डीपली थोड़ा सा समझ जाइए इसके बारे में। ठीक है। जब सार्क का गठन हो रहा था ना उस समय 7 देश थे। ठीक है। लेकिन 2005 में एक और संगठन हुई थी, सम्मेलन हुआ था जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया था। इस तरह से मैं बता दूं आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो दक्षेश यानी सार्क का गठन जो हुई थी मेरे भाई इसका मुख्यालय जो काठमांडू में हुई है। याद रखिएगा इसमें प्रेजेंट टाइम में 8 सदस्य देश शामिल है। कितने? 8 सदस्य देश शामिल है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन अभी तक छप चुका है कि 8 सदस्य देश जो है इसका नाम क्या क्या है। तो आपको अगर नाम चाहिए मेरे भाई तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैं इतना बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं बता रखा हूं आप जिंदगी में चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। तो एक बार आप अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छी तरह से सार्क का, आसियान का, नाटो का, सिंटो का, भारत के पड़ोसी देशों का ट्रिक को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है। आते सर अगला क्वेश्चन 36 है कि दक्षिण का 8वां सदस्य देश कौन बना? देखिए 8वां सदस्य देश जो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8वां कौन हो जाएगा? तो बताएंगे सर अफगानिस्तान। ठीक है ना। 36 का बिल्कुल सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। आते हैं सर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 कि सार्क का सबसे छोटा देश है। सार्क का सबसे छोटा देश अगर कौन है? देखिए ये जो सार्क है ना मेरे भाई, नेपाल, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, चारों सार्क का सदस्य देश है। आपसे पूछा गया सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बताएंगे सर मालदीव। क्या जाएगी? मालदीव। आते हैं सर अगला निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य है? याद रखिएगा इसमें आपको बताना है कि दक्षिण का सदस्य देश है। तो बताएंगे ये भी क्वेश्चन जो है ना 38 का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आती है, मालदीव हो जाएगी। ठीक है।
बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फराक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी? फराक्का समझौता जल विवाद से संबंधित थी। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 41 है, आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2017 को वान की मून के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव किसे चुना गया है? तो 41 का जो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगी? एंटोनी गुटेरस। क्या हो जाएगी? एंटोनी गुटेरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो होती है इसका वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनी गुटेरस। क्या जाएगी? एंटोनी गुटेरस। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्यालय कहाँ पे है? याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह लंदन में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है तो बताएंगे सर मानव अधिकार से। क्या है? मानव अधिकार से। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट 1 में अभी तक आप लोगों के लिए मैं 43 क्वेश्चन बताया था। एक बार अपने ईमानदारी के साथ बताएंगे कि 43 में आपने कितना क्वेश्चन सही किए हैं, एक बार जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो एक बार जरूर कमेंट करें सर जल्दी से सेट 2 भी लेकर हम लोगों के लिए आइए। चलिए मेरे भाई, इसी के साथ मैं बता दूं, जैसी क्लास आप लोगों को 26 तारीख को खत्म हो रही है, 27, 28, 29 1 तारीख से आप लोगों का COT का पूरा क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। 1 कोटा का पैसा नहीं लगेगी और COT की तैयारी आप भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह।